Now our next topic is derivation of Ohm's law on the basis of drift velocity. ठीक, किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिलेशन होता है I इक्वल टू ए एन ई वी सफिक्स डी, वेयर ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, n is number of free electrons per unit volume of the conductor, E is charge of free electron and V suffix d is drift velocity of free electrons. ठीक, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता है V suffix d equal to EV tau upon ml, where E is charge of free electrons, V is potential difference applied across the conductor, tau is average relaxation time of the free electrons, m is mass of free electrons and l is length of the conductor. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में यहां पुट करेंगे तो हमें मिलता है I इक्वल टू ए एन ई इंटू ईवी टाउ अपॉन ml. इसको सॉल्व कर लेंगे, देन I इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर वी टाउ अपॉन ml. अब चूंकि हम लोगों को ओम्स लॉ प्रूव करना है और ओम्स लॉ है कि इफ फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स अनचेंज्ड देन रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन करंट I रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक, तो यहाँ पे ये V है, यहाँ पे ये I है, तो V को आप यही रहने दीजिए, I को आप उधर ले जाइए और इसके बाद फिर ml इधर आ जाएगा, इधर ऊपर ए एन ई स्क्वायर टाउ इधर आ जाएगा नीचे, तो वी फाइंड V अपॉन I इक्वल टू ml अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ. अब राइट हैंड साइड में एक एक क्वांटिटी को बारी बारी से डिस्कस करते हैं. m इज मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मास ऑलवेज कांस्टेंट होता है. अगेन E इज चार्ज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कांस्टेंट होता है. n इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर. अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करेगा और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी डिक्रीज करेगा. बट चूंकि ओम्स लॉ प्रूव करना है तो हमको फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, रिमेन्स अनचेंज मानना पड़ेगा. मीन्स अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो n की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी. और ये है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट होगा. और अगर कोई गिवन कंडक्टर है, गिवन कंडक्टर के केस में कंडक्टर की लेंथ और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट होगा. तो राइट हैंड साइड में जितनी भी क्वांटिटीज हैं सारी की सारी कांस्टेंट हैं और इस तरह से प्रूव हो गया V अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट. मीन्स ओम्स लॉ प्रूव हो गया. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ohmic circuit and non-ohmic circuit. The circuit which obey the Ohm's law are called ohmic circuits and the circuits which do not obey the Ohm's law is called non-ohmic circuits. Means जो सर्किट ओम्स लॉ को ओबे करती हैं, फॉलो करती हैं, या जिन सर्किट्स में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो कांस्टेंट होता है वो ओमिक सर्किट्स हैं. और जिन सर्किट्स में ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, मींस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो कांस्टेंट नहीं होता, उनको नॉन ओमिक सर्किट्स बोलते हैं. अब जो ओमिक सर्किट्स होती हैं, ओमिक सर्किट के केस में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो कांस्टेंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो को हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं. मींस ओमिक सर्किट के केस में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है और वो वोल्टेज और करंट के रेशियो के इक्वल होती है. बट प्रॉब्लम है नॉन ओमिक सर्किट्स में. नॉन ओमिक सर्किट्स में क्या होता है कि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो ऑलवेज चेंज होता रहता है, ये कांस्टेंट नहीं होता. तो नॉन ओमिक सर्किट्स के केस में निकाला जाता है डायनेमिक रेजिस्टेंस. तो डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, द रेशियो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस टू द चेंज इन इलेक्ट्रिकल करंट इज कॉल्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. मीन्स नॉन ओमिक सर्किट्स में
पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने पर जितनी करंट चेंज हो जाती है, तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस और चेंज इन करंट का जो रेशियो होता है उसी को डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। और डायनेमिक रेजिस्टेंस की भी यूनिट होती है वोल्ट पर एम्पियर आर ओम। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर रेजिस्टिविटी। देखो, जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और करंट डेंसिटी का जो रेशियो होता है उसको कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रो से डिनोट करते हैं एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इक्वल टू होता है E/J। इसको इक्वेशन नंबर M1 मान लिया। सपोज करो एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। जब कंडक्टर के बोथ एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करते हैं तो सपोज करो कि कंडक्टर में पास होने वाली करंट है I। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ऐसे ही कंडक्टर के अंदर जो करंट डेंसिटी होती है J इक्वल टू होता है I/A। अब आप E और J की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो मिलता है रो इक्वल टू E की जगह पे देखो V/L अपॉन J की जगह पे I/A, तो ये हो जाएगा रो इक्वल टू V/I इंटू A/L। अब V/I ये रेशियो को बोलते हैं कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो आपका हुआ रो इक्वल टू RA/L। ठीक, ये एक और फार्मूला है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर रेजिस्टिविटी का, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम इंटू मीटर। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन, इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर and area of cross section of the conductor is 1 meter square, then in this condition put value of L and A unit 1, then rho equal to R। means कोई भी कंडक्टर की लेंथ अगर 1 मीटर है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर 1 मीटर स्क्वायर है, तो कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा उस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को कंडक्टर के मटेरियल का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिस मटेरियल से कंडक्टर को बनाया गया है। और जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है ये कभी भी कंडक्टर के लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, शेप, साइज इन सब पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर के साइज पर डिपेंड करता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, अभी अभी आपने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ा, तो उसी का जस्ट अपोजिट चीज है कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिक कंडक्टेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ specific resistance is called specific conductance and specific conductance equal to 1 upon specific resistance, और इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक, इसको 4 तरह से स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई अगर मेटलिक कंडक्टर है तो मेटलिक कंडक्टर के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो मेटल्स के केस में क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर राइज करते हैं तो मेटल्स का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। सिमिलरली टेम्परेचर डिक्रीज करने पर रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों डिक्रीज करता है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कोई कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R0 है एंड T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किसी कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस RT है,
तो RT और R0 में रिलेशन होता है RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T, ठीक, वेयर अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सेकेंड हम लोग को स्टडी करना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एलॉयज। तो जो एलॉय होते हैं उन पर टेम्परेचर का इफेक्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। कुछ एलॉय हैं जैसे मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, यूरेका, इन सब पर टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत कम पड़ता है। इतना कम पड़ता है कि इस तरह के जो एलॉय हैं मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन और यूरेका, इनका यूज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और थर्ड थिंग है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के मामले में क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर राइज करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स का रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। एंड फोर्थ है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स के मामले में भी अगर आप टेम्परेचर राइज करते हैं तो उनका रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो सेमीकंडक्टर्स का रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सुपर कंडक्टिविटी। जैसा आपने मेटल के केस में पढ़ा कि मेटल्स के मामले में क्या होता है कि टेम्परेचर राइज करने पर उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है और टेम्परेचर डिक्रीज करने पर रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करता है। तो ऐसे ही क्या होता है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि अगर उनका टेम्परेचर कंटिन्यूअसली डिक्रीज किया जाए तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इनका रेजिस्टेंस बिल्कुल डिक्रीज होकर जीरो हो जाता है, और जब किसी सब्सटेंस का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिक्रीज होकर जीरो हो जाता है तो उसको हम लोग सुपर कंडक्टर बोलते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसी भी सर्किट में या किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो को मेंटेन रखने के लिए जो सेल है या जो बैटरी है उसको कुछ वर्क करना पड़ता है या कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो किसी भी सर्किट में फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन रखने के लिए, फ्लो ऑफ करंट को बनाए रखने के लिए सेल को जितना वर्क करना पड़ता है उसी को सर्किट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। सपोज करो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करने पर I एम्पियर की करंट t सेकेंड तक फ्लो होती है, और इस पूरे प्रोसेस में Q कूलम ऑफ चार्ज पूरी सर्किट में फ्लो होता है। तो टोटल वर्क डन Q कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में फ्लो कराने में जो टोटल वर्क डन होगा वो होगा W इक्वल टू VQ। अगर आपको लगता है ये फार्मूला कहां से आया, तो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है V इक्वल टू W अपॉन Q। इसमें आप Q को इधर साइड कर देंगे तो आपको मिलेगा W इक्वल टू VQ। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगेन Q की वैल्यू होगी IT। अगर आपको लगता हो कहां से आया, तो इलेक्ट्रिकल करंट का फार्मूला होता है I इक्वल टू Q अपॉन T। यहां से आप T को इस साइड भेज देंगे तो आपको मिलेगा Q इक्वल टू IT। ठीक, आप Q की जगह पे IT पुट कर दीजिए। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फर्स्ट फार्मूला आ गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के दो फार्मूले और होते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लिखी जाए V इक्वल टू IR, देन W इक्वल टू V की जगह पे IR और IT की जगह पे IT, ये आपको मल्टीप्लाई होके मिलता है W इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक फार्मूला और है। ठीक, अगेन इलेक्ट्रिकल करंट I को आप लिख सकते हो V अपॉन R। तो जब आप I की जगह पे V अपॉन R पुट करेंगे तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी W इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू RT। अब R से ये पावर कैंसिल हो जाएगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का थर्ड फार्मूला आया W इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का थर्ड फार्मूला है। चूंकि ये एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट होती है जूल। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट होने का जो रेट होता है, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है
उसको इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। मीन्स किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में 1 सेकेंड में जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी उसको इलेक्ट्रिकल पावर कहेंगे। तो अगर किसी सर्किट में t सेकेंड टाइम में W जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है तो उस सर्किट का इलेक्ट्रिकल पावर हुआ P इक्वल टू W/T। ये इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला है। ठीक, अब चूंकि यहाँ पे जो एनर्जी या जो वर्क है इसके 3 फार्मूले हैं हमारे पास, तो आप बारी बारी से अगर 3 फार्मूलों की वैल्यू पुट करोगे तो आपको 3 और पावर के फार्मूला मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जगह पे आप VIT पुट करते हो तो आपको मिलता है P इक्वल टू VIT अपान ये वाला T से T कैंसिल, P इक्वल टू VI। ठीक, ये पावर का एक फार्मूला हुआ। अब अगेन अगर आप W की जगह पर I2RT पुट करते हैं तो आपको मिलता है P इक्वल टू I2RT अपान T से T कैंसिल, देन P इक्वल टू I2R। ऐसे अगर आप चाहो तो इस W की जगह पर ये V2T अपान R पुट कर सकते हो। देखो यहाँ पे W की जगह पे लिखा V2T अपान R अपान T से T कैंसिल हो गया और पावर का फार्मूला मिला P इक्वल टू V2 अपान R। और इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट होती है वाट।